दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का पूरा मॉडल पेपर। जी हां, इस पेपर को देखकर आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम 2026 में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। दोस्तों आप इकोनॉमिक्स के अलावा 4 और सब्जेक्ट लिए होंगे, तो दोस्तों उन सब्जेक्ट की तुलना में इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आपको ज्यादा समय देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट्स फेल होती है एग्जाम में ना, वो है आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जो हमारे साथ क्लास करते हैं, और अभी भी बताता हूं दोस्तों, और आपके एग्जाम तक मैं बताऊंगा कि औरों सब्जेक्ट की तुलना में आपको इकोनॉमिक्स में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहां पे जो आंसर लिखना होता है वो आप लोगों को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में ही लिखना होता है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोस्तों समझ में नहीं आता है कि आखिर आंसर कैसे लिखे। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे घर बैठे कम पैसा में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का, तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स है। जी हां, अगर आपका स्ट्रीम आर्ट्स लिए हैं, चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट लेकर रखा है, उसके लिए दोस्तों यहां पे क्या है आप लोगों का आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स। अगर अपने कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड है, तो दोस्तों कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड के लिए स्पेशल इकोनॉमिक्स का क्लास चलता है। याद रखिएगा सैटरडे संडे के दिन, याद रखिएगा दोस्तों स्पेशल, जी हां स्पेशल क्लास चलता है दोस्तों इकोनॉमिक्स का। और अगर आप चाहते हैं सर मुझे इंग्लिश कोर का भी स्पेशल क्लास करना है, और दोस्तों ये एक बात मैं बता दूं, आप पढ़ाई कहीं से भी करें कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। यहां का पढ़ाई आप जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर आपने 200 से 300 रुपया में कितना सुंदर पढ़ा देते पूरे साल भर, वो भी पूरा 1 साल दोस्तों, और वो भी सुबह शाम दोनों टाइम क्लास चलती है। इसलिए लेट ना करें, जाएं, अभी ऑफर चल रही है दोस्तों, जहां पे 999 रुपए का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 399 में। यह मौका अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे। आइए सर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे, लेकिन आज की जो हमारा क्लास होगी पूरा का पूरा एक सेट होगा, और इस सेट में आप लोगों को मैथ का भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए गुरुजी बात करते हैं। सर पहला क्वेश्चन है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। यानी दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो अवसर लागत है इसका और एक नाम क्या है, तो बताएंगे सर हस्तांतरण लागत। क्या बताएंगे मेरे शेरों सरनियों? हस्तांतरण लागत। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह सर सी। ओके, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है? मेरे दोस्तों मेरा दोनों ही आप लोग लैंग्वेज देख रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में, ताकि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए सर, तो निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो बताएंगे सर उपभोक्ता की आय। सर एक बात मैं बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आते हैं, और टीचर्स भी सही तरीके से नहीं समझाते। सुनिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है, गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पेपर में 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है। सुनिएगा, निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाले, मांग का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिमांड। क्या होता है? मांग का मतलब क्या होता है? डिमांड। तो डिमांड को इफेक्ट पहुंचाने वाला क्या है मेरे भाई? उपभोक्ता की आय। मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं आज मेरा इनकम दोस्तों पर डे हमारा 100 रुपया है, और मेरे दोस्तों मैं रोज घर में आलू लाता हूं 2 kg, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर मेरा इनकम, अगर मान के चलिए दोस्तों कल दिन जाकर के हमारा इनकम हो जाता है 300 रुपया, तो क्या दोस्तों मैं तब भी 2 किलो आलू खरीदूंगा? बोलिएगा सर नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका जब इनकम बढ़ गया है तो उस समय आप कम से कम 3 से 4 किलो खरीदेंगे। यस या नो? 3 से 4 किलो खरीदेंगे भाई, सिंपल से फंडा है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर हमारा इनकम बढ़ेगी तो हमारा जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा, अगर हमारा इनकम घटेगी तो हमारा डिमांड घट जाएगा। यस या नो? समझ में आ रही ना? इसी तरह से दोस्तों हमारा लाइफ में भी होता है, अगर हम अपना कैरेक्टर को अच्छी तरह से बना लेते हैं तो हम दोस्तों लाइन लगा देते हैं, कैरेक्टर अगर नहीं बना पाते हैं तो दोस्तों हमें लोग लात मारते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए याद रखना है मेरे दोस्तों, 17 से लेकर 24 साल 25 साल के बीच में कैरियर बनाने का समय होता है, और उस समय हम लोग लाल पीला हरा के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप डिमोटिवेट हो जाएं, अपने माँ बाप का चेहरा जरूर याद करें कि किस तरह से दोस्तों वो अपने धूप में, छांव में, सब कुछ बरसात में सब कुछ बर्दाश्त करके आप जैसे स्टूडेंट्स को, हम जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे भाई। इसका ख्याल रखना है मेरे भाई, है ना? तो इस तरह से दोस्तों आप लोग आय के जो इफेक्ट पहुंचाते हैं, इसके बारे में एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आइए गुरुजी अगला है सर उपयोगिता को मापने वाला इकाई क्या है। और याद कीजिए जो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में बताया था, याद है? थोड़ा सा याद कीजिए, यूटिलिटी मैं तो बताया था मेरे भाई। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा याद कीजिए, बताए थे ना कि जो उपयोगिता के माप है इससे हम लोग बताए सर यूटिलस से मापते। किसमें मापते हैं मेरे सरनियों? यूटिलिटी को किसमें मापते हैं? यूटिलस से, बताए थे ना भाई। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 है सर, बजट की ढाल होती है। और हाँ
ये क्वेश्चन पिछले 2023 से, जी हाँ 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया। अगर आपके पास 25 का पेपर है तो उठा के देखिएगा कि वहां पे पूछा गया था या नहीं, ठीक है। तो बजट की जो ढाल होती है ना दोस्तों, वो हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है सर? हमेशा ऋणात्मक, जी हाँ, ऑलवेज नेगेटिव, जी हाँ, याद रखिएगा हमेशा क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, बजट रेखा का जो ढाल है वो ऋणात्मक होती है। बजट रेखा को कैसे प्रस्तुत किया जाता है तो बताएंगे सर, एक्स अपन वाई, वह भी दोस्तों माइनस में, याद रखिएगा x अपन y, वह भी दोस्तों क्या, माइनस में। इस बात को याद रखिएगा। तो इस प्रकार बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है। दोस्तों आगे आपसे कह रहा है कि किस प्रकार की वस्तु की मांग, वस्तु का मांग मतलब वस्तु का डिमांड, ठीक है, कीमत में वृद्धि। अगर हमारा पैसा, जी हाँ, पी फॉर पैसा, याद रखिए दोस्तों, अगर हमारा पैसा बढ़ेगी तो हम अपना डिमांड को बढ़ा देंगे। अभी मैंने बताया आलू का, मेरा पैसा इनकम बढ़ेगी तो मैं डिमांड को बढ़ा दूंगा। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा वस्तु है, तो बताएंगे सर विलासिता वस्तु। क्या मेरे भाई? विलासिता वस्तु। आप लोगों को लग्जरी गुड्स। अब सर एक क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, लग्जरी गुड्स किसे कहते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अगर मेरे दोस्तों आज हमारा पास अगर 10 लाख है तो हम 5 लाख की गाड़ी खरीदेंगे। अगर हमारे पास 50 लाख होगा तो कहीं ना कहीं हम 15 लाख का गाड़ी खरीदेंगे। वो आपसे बोल रहा है दोस्तों लग्जरी गुड्स, ये अमीर इंसानों के लिए होता है विलासिता वस्तु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या, बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। दोस्तों आप थोड़ा सा याद कीजिए हमारा चैप्टर नंबर 2, जहां पे मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में बता रहा था, जो हमारे कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ा सा याद कीजिए, जहां मैंने आप लोगों को एक शब्द दिया था अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा। मैंने आप लोगों को कहा था क्लास में, याद कीजिए, कि जहां एक्स्ट्रा शब्द लगा रहे, आंख बंद करना है, कुछ सोचना नहीं है और डायरेक्ट क्लिक करना है दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट पे, यानी सीमांत लागत। जहां अतिरिक्त की बात आए वहां पे डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्या, हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे सर सीमांत लागत पे, ठीक है। भूलिएगा नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में 2026 के एग्जाम में छपेगा नहीं, जी हां छपेगा नहीं, छप चुका है, ये मेरा वादा रहा। पेपर उठा कर देखिए 2026 में छप चुका है दोस्त ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम बताएं। दोस्तों दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है, पैमाने का प्रतिफल क्या है, ये सब क्वेश्चन जो है ना हर साल कॉमन बनता है, ठीक ना। तो बताएंगे सर दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम क्या है मेरे दोस्तों, पैमाने का प्रतिफल। क्या बताएंगे सर, पैमाने का प्रतिफल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अब देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, गौर से सुनेगा और ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है सर, क्या, सुनेगा, एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में, एक उत्पादक 10 को खिलौना खरीदता है, ठीक है, खिलौना, गौर से सुनेगा, एक उत्पादक 10 को खिलौना में 5 रुपया प्रति खिलौना की दर से खरीदता है। अगर एगो खिलौना का दाम दोस्तों याद रखिएगा प्रति खिलौना, ठीक ना, अगर एगो खिलौना का दाम 10 रुपया है तो 5 गो खिलौना को दोस्तों बेचता है तो कितना हो जाएगा सर। आपसे कुल संप्राप्ति पूछा गया, बताइए मेरे भाई, आपसे पूछा गया कि टोटल रेवेन्यू क्या होगा। दोस्तों आपसे टोटल रेवेन्यू पूछा गया, तो टोटल रेवेन्यू अगर एक खिलौना का दाम 10 रुपया है, सॉरी एक खिलौना का दाम अगर 5 रुपया है, 10 खिलौना होगा तो कितना आपका रेवेन्यू होगा टोटल, तो बताएंगे सर हमारा कुल संप्राप्ति होगा 50 रुपया। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 50 रुपया। और आप लोगों को ना वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके लिए टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, जी हाँ। तो बताएंगे सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत अधिक हमारा फर्मों की संख्या होती है, याद रखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों हमारा क्या होता है, फर्मों की संख्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है। अब एकाधिकारी क्या है मेरे भाई, एकाधिकारी हमारा एक प्रकार का बाजार है। क्या मेरे भाई, एकाधिकारी भी हमारा एक प्रकार का क्या है, बाजार है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि बताइए सर एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है, आखिर वस्तु की मांग क्या होता है, तो बताएंगे सर लोचदार होती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सर कि लोचदार क्या है, बेलोचदार क्या है, पूर्णतः बेलोचदार क्या है, पूर्णतः लोचदार क्या है। 4 क्वेश्चन, लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, ये 4 क्वेश्चन
मैं आप लोगों को सुंदर तरीके से बताऊंगा जो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं डिमांड चैप्टर में। किसमें मेरे भाई? एक चैप्टर का नाम है मांग। वहां पे मैं आपको बताऊंगा लोचदार किसे कहते हैं, बेलोचदार किसे कहते हैं, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार क्या है, इन सब के बारे में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करें, कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से है तो आपके लिए इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास चल रही है, ठीक है, आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है ना। आइए गुरुजी, एकदम साधारण लैंग्वेज में पढ़ाता हूं दोस्तों, देसी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके क्लास में। अगला है सर, एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता के माप की इकाई क्या है? दोस्तों आप जैसे मैंने उपयोगिता की बात किया आपके मन में आया सर यूटिलस, क्या मन में आया क्या मेरे भाई? यूटिलस। अगला है सर, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार जैसा होता है? आखिर कौन सा वो आकार है जिसका आकार उल्टा यू आकार जैसा होता है? आखिर वो कौन सा आकार है जिसका आकार उल्टा यू आकार जैसा होता है? औसत लागत। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि औसत लागत के बारे में व्याख्या करें, जो आपके फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 मार्क्स का नहीं मेरे भाई, 5 मार्क्स का, जो मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। आइए सर बात करते हैं, याद रखिए ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। कॉप डोगलस, याद रखिए कॉप डोगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू ए अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल का मान क्या होता है? कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बताना है अल्फा अब प्लस क्या मेरे भाई? बीटा। क्या बताना है मेरे भाई? अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों का जो पिछले साल का रेल प्रोजेक्ट का एग्जाम हुई थी वहां पे भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं मेरे शेरों सरनियों। फिर से आपके सामने एक नंबरिकल क्वेश्चन दिया गया है, नंबरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सुनिएगा। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र, यानी दोस्तों मांग वक्र मतलब हमारा आता है सर क्वांटिटी इक्वल टू 10 - 5p, p मतलब प्राइस होता है, ठीक है ना। तो वस्तु की कीमत अगर 2 रुपया है, यानी p इक्वल टू हमारा कितना मेरे दोस्तों 2 है, तो प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी? यानी दोस्तों आपको यहाँ पे q का वैल्यू पूछा गया है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, 10 की जगह 10 रखना है, 5 की जगह 5 रखना है, p का वैल्यू दिया है सर कितना 2, तो लिखेंगे सर 10 और -10, यानी 10 को 10 से घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर 0, यानी सर हमारा जो मांग है वो हमारा मांग कितना निकल गया सर 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल सा भाई, है ना, कितना सिंपल से। हाँ, इतना सिंपल नहीं पूछा जाता है दोस्त, ये आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है, मैं बताऊंगा उसके लिए क्लास में, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है दोस्त, ठीक है। आइए सर, मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप लोग अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर आप जो कुछ भी बता रहे हैं हम लोगों को समझ में आ रहा है। एक अधिकार में वस्तु की कीमत P है, वस्तु की कीमत कितना है मेरे भाई? P है, वस्तु की कीमत कितना है? P, और सीमांत लागत क्या है मेरे दोस्तों? MC है। क्या है? MC है। में क्या संबंध है? आपसे पूछा गया कि वस्तु की कीमत और सीमांत लागत के बीच में आपसे पूछा गया कि आखिर क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है ना, वो हमेशा दोस्तों स्मॉल होता है प्राइस से। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को एकदम अपने दिल की तिजोरी पे बंद कर लीजिए। याद रखना दोस्तों, जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होती है ना दोस्तों, वो हमेशा दोस्तों प्राइस से लो होता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का बुक है इसमें आप लोगों का 2 बुक है। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है इसमें 2 बुक है, एक बुक से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक बुक से 15 क्वेश्चन, यानी टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल आप लोगों को दोस्तों कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो बताएंगे सर टोटल आप लोगों का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं अब आपका बुक नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। बुक नंबर 2 की अगर हम लोग मूव करें तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की महामंदी किस वर्ष हुई थी? याद कीजिए, बुक नंबर 1 का पहला चैप्टर याद कीजिए। जो क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, मैंने फर्स्ट दिन बताया था दोस्तों महामंदी के बारे में कि हमारा 1929 में एक भयंकर महामंदी आई थी कोरोना वायरस की तरह, खतरनाक दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय, यानी दोस्तों हम लोग नेशनल इनकम, जी हाँ, नेशनल इनकम की गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप लोग पेपर और पेन में लिख के रख ले कि 2026 में क्वेश्चन टपक रहा है भाई। याद रखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का टपक रहा है, एकदम दोस्तों दिल के दरवाजे पे बंद कर ले भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? लाभ को किया जाता है, लागत को किया जाता है, मजदूर को किया जाता है, पर हस्तांतरण भुगतान को नहीं किया जाता है भाई। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला ऐसे सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेड एज द मोस्ट लिक्विड एसेट? आपसे पूछा गया दोस्तों सबसे तरल संपत्ति आखिर हम लोग किसको मानते हैं? सर सबसे तरल संपत्ति क्या? पैसा। अभी है तो अभी नहीं है,
हाँ, क्या अभी है तो अभी नहीं है, सिंपल से बात याद रखिएगा भाई, है ना। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सर, व्यवसायिक बैंकों का कार्य नहीं है। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। आपसे पूछा गया मेरे भाई, जो व्यवसायिक बैंक है, जिसे एक तरह का अगर हम लोग माने तो व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं भाई, तो उसका काम क्या नहीं है? तो बताएंगे सर, जमा स्वीकार करना यह काम तो है, एजेंट का कार्य करना यह भी है, साख निर्माण करना यह भी है, पर मुद्रा का निर्गमन करना यानी मुद्रा जारी करना भाई, ये उसका काम नहीं है। ये हमारे स्टेट बैंक का होता है, याद रखिएगा। आईआरबी का होता है ना, इंडियन रिजर्व बटालियन का, सॉरी आईआरबीआई का होता है, रिजर्व इंडियन रिजर्व बैंक, ठीक है ना, आईआरबी का होता है, ठीक है ना। ये सब चीजें याद रखना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या डी इसका राइट आंसर। अगला है सर एमपीसी और एमपीएस। ये सर आपका एक फार्मूला है, अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो पछतावा होगा, फिर कहेंगे सर नहीं बताएं। दोस्तों गुणांक का फॉर्मूला होता है क्या? गुणांक। गुणांक को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे मेरे भाई? के से। तो गुणांक का फॉर्मूला आता है दो, एक होता है सर 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी एकदम आप लोग अपने दिल के दरवाजे पर बंद कर ले पहला फॉर्मूला को, ठीक है। दूसरा का फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें, जी हाँ, दूसरा का हम लोग फॉर्मूला बात करें दोस्तों, गुणांक। गुणांक बराबर होता है सर 1/MPS। याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। आपको 2000% की गारंटी देता हूं, 100 200 300 400% नहीं, 2000% की गारंटी देता हूं कि आपके पेपर में छपेगा नहीं, छप चुका है। ये दो फॉर्मूला आपके पेपर में छप चुका है, नंबरिकल में भी छप चुका है और दोस्तों सब्जेक्टिव में भी छप चुकी है और ऑब्जेक्टिव में भी। बोलेगा सर क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन हर साल का कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए सर, आपसे पूछा गया कि बताइए सर एमपीसी और एमपीएस का जो वैल्यू है वो कितना होता है? वो हमेशा 1 होता है और 2000% की गारंटी 2026 में छप चुका है। छप चुका है, जब मैं कह दिया तो एग्जाम के समय आप स्टार लगा के रख लीजिए, नहीं आया तो दोस्तों आप कहिएगा सर नहीं आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर हाल में आएगा दोस्तों। और दो फॉर्मूला आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। एक फॉर्मूला के इक्वल टू मतलब गुणांक बराबर 1/1 माइनस एमपीसी और एक इक्वल टू 1/1/MPS। ये दो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आइए सर बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया भाई, नंबरिकल क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया है। कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई। यदि एमपीएस का वैल्यू अगर दिया है, देखिए एमपीएस का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई? 0.2। कितना वैल्यू दिया है? 0.2। तो आपसे पूछ रहा है सर, आपसे क्या पूछ रहा है कि के का मान बताइए, यानी के इक्वल टू फॉर्मूला आता है सर अभी 1/MPS फॉर्मूला आता है या नहीं भाई? तो सर के का वैल्यू दिया हमारा कितना? 0.2। ओके, 1/MPS का वैल्यू नहीं दिया है सर, आपसे एमपीएस है ना भाई, सॉरी आपका एमपीएस का वैल्यू दिया है, आई एम रियली सॉरी भाई, एमपीएस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। एमपीएस का वैल्यू दिया है कितना? 0.2। ओके, अब देखिए के बराबर लिखेंगे सर 1/, पॉइंट काटेंगे तो ऊपर में 0 चिपकेगा, अब काटेंगे तो 2 5 10, यानी दोस्तों हमारा क्या निकल गया? के बराबर हमारा 5 निकल गया। और ये मार्क्स आता है दोस्तों 1 मार्क्स का, याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेरों? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपके फाइनल एग्जाम में नंबरिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। यकीन नहीं होता है दोस्तों तो एक बार पीवाईक्यू उठा के जरूर देखिएगा, ठीक है। इसीलिए तो बार बार कह रहा हूं, अगर साधारण भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो अभी वीडियो को पॉज करके आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। आप प्ले स्टोर से जैसे ही मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे, आपके सामने दोस्तों कोर्स अवेलेबल है। अगर आप दोस्तों आर्ट्स लिए तो फाउंडेशन कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि 999 रुपया का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। और ये कोर्स आपको सिर्फ एक ही बार लगेगी पैसा, और पूरे साल भर हमारे साथ सुबह शाम आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अगर आप ही ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों सुबह शाम हमसे एकदम दोस्तों स्टार्टिंग से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेट ना करें, ये मौका अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे, क्योंकि दोस्तों ये मौका बार बार आने वाला नहीं है भाई। 399 रुपए में आप खुद सोच सकते हैं कि पूरे साल भर आपको रगड़ के तैयारी कराएगी, वो भी एक टाइम नहीं 2 टाइम पे। इसलिए दोस्तों आप लोग अपने हाथों से मौका को छोड़े ना भाई, ठीक है। आइए सर क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत क्या है? सरकार का जो हमारा पूंजीगत आय का जो स्रोत है वो आपसे पूछा गया क्या है। तो सरकार को कैसे पूंजी मिलता है? जब हम लोग टैक्स भरते हैं, जैसे अभी आप लोग कोर्स को ज्वाइन करेंगे 399 रुपए में, मान के चलिए दोस्तों आप लोगों ने 400 रुपए में ज्वाइन किया, तो आप लोग मेरे दोस्तों 18% जीएसटी देंगे, यानी 72 रुपया आप लोग सरकार को टैक्स दे रहे। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पे पढ़ाई में भी 18% टैक्स लगा के रखा है ना। इसीलिए तो हमारे देश महान
हमारा देश क्या है, इसीलिए तो महान है हमारा देश, इसलिए तो विश्व गुरु कहलाता है भाई, जहां पे शिक्षा में भी दोस्तों 18% का जीएसटी ले रहा है। ये जो कलम खरीदते हैं ना 18% जीएसटी लेगा, कॉपी खरीदते हैं ना 18% जीएसटी लेगा, बुक खरीदिएगा ना 18% जीएसटी लेगा, हर एक वो एजुकेशन का मटेरियल जो आप खरीदते हैं सरकार 18% जीएसटी ले रही है। और इसी जीएसटी से दोस्तों वो चुनाव लड़ते हैं और हम जैसे आम जनता को दोस्तों क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाता है भाई। अब कुछ नहीं है भाई, फैक्ट, बस हम लोग लड़ जाते हैं, मजा लेते हैं वो लोग, है ना। समझदारी बनिए, कम पढ़िए, समझदारी बनिए, ठीक है ना। आइए, आज हमसे 18% ले रहा है, आने वाले कल हमारे बाल बच्चों से 50% ले लिया जाए तो क्या कर सकते हैं आप। इसलिए हमेशा आप देश का एक ऐसा नेता को चयन करें जो पढ़ा लिखा हो, है ना, जो पढ़ा लिखा हो, जिसको उस फील्ड के बारे में ज्ञान हो। हर एक इस तरह से देश में नेता होने चाहिए। अब थोड़ा सा अमेरिका चले जाइए दोस्तों, अमेरिका में कभी अनपढ़ लोगों का नेता नहीं बनाया जाता। जी हाँ, अमेरिका में क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन, कम से कम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। समझ में आ रहे ना, ये भारत है दोस्त। एजुकेशन मिनिस्टर 8 फेल, एजुकेशन मिनिस्टर जिसे हम लोग आज शिक्षा मंत्री कहते हैं, 8 फेल को, हाँ 10th फेल। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ने 10th फेल, रिंकू सिंह जो एक क्रिकेटर है उसको दोस्तों 10th फेल को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर। सोच सकते हैं दोस्तों क्या होगा स्थिति आने वाले जनरेशन में, इसलिए अच्छा लोगों की चयन करें। तो क्या बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा कि सरकार को हम लोग टैक्स के रूप में पूंजी प्राप्त करवाते हैं। अगला, भारत में वित्तीय वर्ष एकदम 200% की गारंटी, 100% 200% नहीं भाई, ये 200% की गारंटी दोस्तों 2026 में छपेगी भाई। याद रखिए क्या मेरे भाई, 2026 में क्वेश्चन छप रहा है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है दोस्तों, जिससे आज हम लोग बजट भी बोलते हैं, क्या मेरे दोस्तों, बजट भी बोलते हैं। बजट शब्द दोस्तों बुगेट से लिया गया है और बुगेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। याद रखिएगा बुगेट का क्या अर्थ होता है मेरे भाई, चमड़े का थैला, भूलिएगा नहीं भाई, ठीक ना। तो दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष का अवधि जो होती है ना वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्या मेरे भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र क्या है। व्यापार संतुलन ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, व्यापार को हम लोग बैलेंस बनाकर रखना चाहेंगे, उसका जो फॉर्मूला है वो आपसे पूछा जा रहा है क्या है, तो बताएंगे सर निर्यात और दोस्तों हमारा आयात, ठीक है, सॉरी आयात और निर्यात। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग निर्यात को आयात से घटाते हैं, निर्यात को, एक्सपोर्ट को जब इंपोर्ट से घटाते हैं तो हमारा व्यापार संतुलन होता है। यानी इसका मतलब होता है कि मैं कोई भी फैक्ट्री में अगर 100 रुपया लगाया तो 1 साल के अंदर में मेरा कितना रुपया आया, तो बताएंगे सर 98 रुपया, तो मेरा क्या होगा, 2% का लॉस हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, 2 रुपया का लॉस हो गया। तो वही आपसे पूछ रहा है दोस्तों व्यापार संतुलन के बारे में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है भाई। देखिए वस्तुओं का आयात तो सम्मिलित किया जाता है, वस्तुओं का निर्यात यानी गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो शामिल होगा, विदेशी निवेश से आय जो हो रही है वो भी शामिल होगा, पर विदेशी ऋण जो है ना, फॉरेन डेबिट जो होती है, इससे हम लोग शामिल नहीं करते हैं। कहाँ पे, संतुलन, व्यापार संतुलन में। याद रखिएगा दोस्तों, ये विदेशी ऋण जो लोन लेते हैं ना, इसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को फटाफट आप लोग जाकर के ज्वाइन कर ले। कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं दोस्तों वहीं पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। देन आप लोग इस बात को याद रखिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक बार दिखाइए, आखिर किस प्रकार से हमारी सरकार हमसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे सब्जेक्टिव में, हम लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तीसरी बात, मैंने इससे पहले हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का भी मॉडल पेपर बता चुका हूं, अभी हम लोग डिस्कस के इकोनॉमिक्स का। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।